क्लास में हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति के पद के जो उम्मीदवार हैं उनकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए या उनके कुछ चुनाव से संबंधित योग्यताएं होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ इस बात का स्पष्ट उल्लेख ही नहीं है कि राष्ट्रपति के पद पर कोई व्यक्ति कितनी बार उम्मीदवार हो सकता है, जबकि हम लोगों ने वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में देखा तो वहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति मात्र 2 बार राष्ट्रपति का पद सुशोभित कर सकता है। जबकि अगर हमारे यहाँ की बात करें, भारतीय संविधान की बात करें, तो इस बात पर संविधान चुप्पी साध लेता है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 61 जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है, उसमें भी हम लोगों ने ये देख लिया कि राष्ट्रपति का पद जहां निर्वाचित होने के लिए सरल कार्य नहीं है, तो वहीं इसके विरुद्ध जो महाभियोग प्रक्रिया है उसको भी लाना इतना आसान कार्य नहीं है। इस प्रकार से हम लोगों ने अनुच्छेद 61 तक का अध्ययन कल की क्लास में कर लिया था कि कहां से पेपर में प्रश्न निकल के आते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं उससे आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 आपको याद होगा हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 56। कौन सा? अनुच्छेद 56। इसमें क्या था? इसमें कहता है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है, राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की तिथि से, राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करता है। कितने दिन के लिए? 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक अपना पद धारण करता, अर्थात राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक है। इसको हम लोगों ने देख लिया था। इसमें आगे क्या लिखा हुआ था कि अगर कोई भी राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाला व्यक्ति की 5 वर्ष की पदावधि समाप्त होती है, जो व्यक्ति 5 वर्ष के पदावधि के लिए राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होता है उसकी पदावधि समाप्त हो रही है। कहने का मतलब है कि अगर 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन वो तब तक उस पद पर बना रहेगा, कब तक? कि जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं होता, अर्थात नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता, नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक जो पहले का राष्ट्रपति है वो गद्दी पर विराजमान रहेगा। कहने का मतलब इतना ही है कि जो राष्ट्रपति की कुर्सी है वो कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। वो तब तक पहले वाला राष्ट्रपति गद्दी पर आसीन रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाए। बेशक वही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो जाए, लेकिन तब तक वो निर्वाचित व्यक्ति जो पहले से निर्वाचित है वो गद्दी पर आसीन रहेगा, कार्यभार देखता रहेगा जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन ना हो जाए। तो इस प्रकार से इसमें व्यवस्था किया गया कि पहले वाला राष्ट्रपति कार्यकाल चलाता रहेगा। लेकिन संविधान निर्माणकर्ताओं को यह महसूस हुआ कि अगर ये भाई पावरफुल व्यक्ति राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव में लेटा लतीफी करे, भाई शासन सत्ता अब इसी के हाथ में, पावर इसी के हाथ में, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये लेट लतीफी करे, भाई इलेक्शन समय बाद होंगे, तो ये लोकतंत्र निर्वाचन प्रणाली के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। तो इसके लिए संविधान निर्माणकर्ताओं ने अनुच्छेद 62 का उल्लेख किया। और अनुच्छेद 62 में इन लोगों ने किस चीज को उल्लेखित किया? आप देखिए, हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने हर बिंदु को छूने का प्रयास किया, कहीं किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इतना बेहतरीन संविधान निर्माण किया, उसके बाद भी इसमें इन लोगों ने ऑप्शन रखा कि आप जब चाहे परिस्थितियों के हिसाब से संशोधन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि समय के अनुसार कुछ न कुछ जरूरतें बदलती रहती हैं और जो पहले से जरूरत है वो खत्म भी होने की संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार संविधान निर्माणकर्ताओं ने क्या कहा कि आप समय के हिसाब से संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ अनुच्छेद 62 में क्या कहा गया कि जो राष्ट्रपति निर्वाचित है व्यक्ति, उसकी 5 वर्ष की पदावधि है। कितने वर्ष की? तो 5 वर्ष की जो पदावधि है, इसके समाप्ति से पूर्व क्या है? 5 वर्ष के पदावधि समाप्ति के पूर्व देखिए कह रहा है पूर्व, उसके बाद नहीं। कहता है कि राष्ट्रपति पद का जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके 5 वर्ष का जो कार्यकाल है उसकी समाप्ति से पूर्व, उससे पहले नए राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाएगा। ये चांस ही नहीं बनेगा कि 5 वर्ष के बाद भी कोई व्यक्ति गद्दी पर आसीन रहे। क्या कर रहा है कि 5 वर्ष की पदावधि समाप्ति के पूर्व नए राष्ट्रपति का, जो नया राष्ट्रपति निर्वाचित होगा उसका निर्वाचन करवा लिया जाएगा।
निर्वाचन करा लिया जाएगा। अब नए राष्ट्रपति का पद निर्वाचित हो गया, अब पुराना वाला राष्ट्रपति उसका कार्यकाल समाप्त होगा तो अपने इस्तीफा मतलब छोड़ देगा गद्दी, और ये जो है नया राष्ट्रपति उस गद्दी पर आसीन हो जाएगा। तो वह क्या अभी था कि 5 वर्ष के समाप्ति के बाद भी अगर नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होता है तो पहले वाला राष्ट्रपति गद्दी पर आसीन रहेगा। लेकिन यहाँ क्या करा अनुच्छेद 65 में कि उसकी पदावधि जो 5 वर्ष की पदावधि है उससे समाप्त से पूर्व ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा। अब यहाँ से जो है अब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया भाई, 5 वर्ष की पदावधि समाप्ति के पूर्व ही निर्वाचन हो गया। लेकिन पेपर में प्रश्न पूछता है कि मान लीजिए कि अगर 5 वर्ष की पदावधि के दौरान ही राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, रिक्त कैसे होगा? आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 61 में हम लोगों ने क्या देखा कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया आती है। तो चाहे महाभियोग प्रक्रिया हो, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसका पद रिक्त हो या मृत्यु हो जाए, भाई मृत्यु कभी किसी की भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, इसकी किसी को जानकारी नहीं है, मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, यही तो स्थिति बनती है राष्ट्रपति के पद रिक्त की। या तो उसकी मृत्यु हो जाए या वो त्याग पत्र दे दे, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया आ जाए जिससे राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा तो ये पद रिक्त से 6 माह के भीतर ही, कितने 6 माह के भीतर ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाएगा। नए राष्ट्रपति को जो है निर्वाचन करवा लिया जाएगा 6 माह के भीतर ही, अगर राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त होता है। अब यहां से पेपर में प्रश्न बनता है, क्या बनता है कि ये जो नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुआ है और उसने अपना कार्यकाल 2 वर्ष किया है, तो 2 वर्ष जब उसने अपना कार्यकाल सही सलामत किया लेकिन उसने त्याग पत्र दे दिया या उसकी मृत्यु हो गई या उसको महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया गया, तो ऐसी स्थिति में जो नया राष्ट्रपति निर्वाचित होगा कितने समय के लिए निर्वाचित होगा? जैसे और सभी निर्वाचन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ सांसद जी हैं या विधायक जी हैं, तो मान लीजिए अगर बीच में ही जैसे 5 साल का इनका भी कार्यकाल है तो बीच में ही किसी कारणवश वो पद रिक्त होता है, तो जो नया निर्वाचन होता है उसमें शेष बचे हुए समय के लिए निर्वाचित किए जाते हैं माननीय। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति वाले मामले में वो बिल्कुल इसका उल्टा है। क्या है कि जब 6 माह के बाद जो है निर्वाचन होगा, अर्थात मध्यावधि चुनाव के बाद, मध्यावधि चुनाव के बाद जो नया राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, जो नया व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होगा, ये निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करता है। क्या कर रहा है? राष्ट्रपति जो है जो निर्वाचित हो रहे हैं, निर्वाचन के तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करता है। कहने का मतलब जैसे पहले वाला राष्ट्रपति 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुका है, उससे कुछ भी लेना देना नहीं। अगर मध्यावधि चुनाव के बाद नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपना पद धारण करता है। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि राष्ट्रपति जो हमारा त्याग पत्र देता है तो किसके नाम को संबोधित करके देता है? तो उपराष्ट्रपति के नाम के संबोधन करके देता है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा, हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में इसके लिए प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में इसके लिए प्रावधान किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। क्या है कि राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा, पदेन सभापति भी होगा। जो राष्ट्रपति है भाई भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और जो राष्ट्रपति का त्यागपत्र लेता है, भाई जो राष्ट्रपति जिसके नाम से संबोधित त्यागपत्र देता है, यह तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति है भारत का। और जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। इस उपराष्ट्रपति से संबंधित विभिन्न अनुच्छेदों का वर्णन हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने किया है।
कौन कौन से? तो अनुच्छेद 63 में कह रहा है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उसके बाद अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 68 और अनुच्छेद 69 तक के जितने भी उपबंध हैं वो उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं, जिसको हम लोग अगली क्लास में देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें वर्णित है या कहां से पेपर में प्रश्न निकल के आने की संभावना बनी रहती है। लेकिन इसमें एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 65। ये तो है उपराष्ट्रपति से तदाम्य रखता है, लेकिन इसका संबंध कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से भी है। क्या है? जैसे हमने कहा, आप लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्त हो जाए। क्या ऐसी ही बात है कि राष्ट्रपति जो है इसके पद की आकस्मिक रिक्त हो जाए। अब राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त कैसे होगा? हम लोगों ने पीछे देखा कि मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे या महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसको हटा दिया जाए तो राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्त हो गई। भाई कार्यभार तो चलाना ही चलाना है। अब मामला क्या है कि निर्वाचन जो मध्यावधि चुनाव होंगे वो 6 माह के भीतर कराए जाएंगे, लेकिन 6 माह के भीतर जो शासन सत्ता चलानी होगी कौन चलाएगा? तो इसके लिए क्या कहा गया कि अनुच्छेद 65 का उल्लेख किया गया कि राष्ट्रपति का अगर पद आकस्मिक रिक्त हो जाए या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो, यहां अनुपस्थित भी है, अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थित भी हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्त या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन, उसके कार्यों को उपराष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, उपराष्ट्रपति उसके कार्यों को करेगा। लेकिन यहां से पेपर में जो प्रश्न पूछता है वो क्या पूछता है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य कर रहा हो तो उसको वेतन, भत्ते या सुख सुविधाएं कौन सी मिलेगी? उपराष्ट्रपति वाले मिलेंगे या राष्ट्रपति वाले मिलेंगे? तो आप स्वतः सोचिए, खुद ही बताइए कि जब ये उपराष्ट्रपति, कौन? ये उपराष्ट्रपति जब कार्य राष्ट्रपति का कर रहा है, कार्य किसका कर रहा है? राष्ट्रपति का कर रहा है। तो जब उपराष्ट्रपति कार्य राष्ट्रपति का कर रहा है तो सुख सुविधाएं किसकी मिलेंगी? तो इसको राष्ट्रपति वाली सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। अब उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय ही नहीं कि कार्य अगर हम बेहतरीन कर रहे हैं, हम बड़ी कुर्सी वाले कर रहे हैं, तो क्या हमको वेतन छोटे कुर्सी वाला मिलेगा? नहीं, कुर्सी छोटी बड़ी नहीं है, लेकिन पद जो है ये उपराष्ट्रपति है, ये भारत का प्रथम नागरिक है, संघीय कार्यपालिका का सर्वे सर्वा है। तो इसलिए इसके जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो उपराष्ट्रपति को उस समय मिलेंगी। अब उपराष्ट्रपति में हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 69 तक का वर्णन राष्ट्रपति से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 में किस चीज का उल्लेख है? तो इसमें कहता है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 70 है इसमें राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन से जुड़ा हुआ प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है? देखिए, हमारे यहाँ क्या कहता है कि राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख है, लेकिन उसको भी संविधान के दायरे में लाके बांधा गया है कि संसद सर्वोपरि है। हमारे संविधान का संसद सर्वोपरि है, संसद जिस हिसाब से कानून बनाएगी उसी हिसाब से सबको कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कहता है कि हमारे जो संविधान है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 70, उसमें राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन से जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? कहता है संसद ऐसा प्रावधान कर सकती है। कैसा प्रावधान कर सकती है भाई? संसद ऐसा प्रावधान कर सकती है। क्या प्रावधान कर सकती है? राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन से जुड़ा हुआ। क्या भाई? राष्ट्रपति के कार्यों का, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन से जुड़ा हुआ। संसद ऐसा प्रावधान कर सकती है कि राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन से किसी भी आकस्मिक स्थिति में जो उचित समझे, संसद ऐसा प्रावधान कर सकती है। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि संसद ऐसा प्रावधान कर सकती है कि किसी भी आकस्मिक स्थिति में जो उचित समझे। कौन समझे? संसद किसी भी आकस्मिक स्थिति में, किसी भी आकस्मिक स्थिति में जो कुछ भी उचित समझे ऐसा कर सकती है, ऐसा प्रावधान कर सकती है कि राष्ट्रपति कार्यों के निर्वहन के लिए किसी भी आकस्मिक स्थिति में उचित समझे ऐसा कर सकती है।
उचित समझे ऐसा प्रावधान कर सकती है। प्रावधान कौन करेगा? संसद करेगा। संसद ऐसा प्रावधान कर सकती है किसी भी आकस्मिक स्थिति में जो उचित समझे और राष्ट्रपति कार्यों के निर्वहन से जुड़ा हुआ प्रावधान कर सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में क्या कहता है कि जो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति इनका निर्वाचन होता है। भाई निर्वाचन होता है तो जाहिर सी बात विवाद के पूरे चांस बने रहते हैं क्योंकि निर्वाचन में जरा से भी कहीं थोड़ी सी गलती हुई तो उस पर विवाद अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। तो हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति बने कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़ा विवाद हो जाए, निर्वाचन से जुड़ा अगर विवाद हो जाए तो इसका निर्णय कहां होगा? ये इस पर विवाद पर निर्णय कहां होगा? तो इसके विवाद पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस विवाद का निर्णय करेगा और सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो अंतिम होगा। आप उसके खिलाफ कहीं भी अपील नहीं कर सकते। ये संविधान में प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दे दिया वही अंतिम होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान का जो सर्वप्रमुख है राष्ट्रपति, उसे क्या क्या शक्तियां मिली हुई हैं। तो आपको याद होगा हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में क्या कहता है कि संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है। संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित है जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 53 में यह वर्णित था। अब यहाँ क्या है कि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो पदाधिकारियों से तात्पर्य यहाँ है मंत्रिमंडल से। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 74 से लेके कुछ अनुच्छेदों का वर्णन है जो हम आगे देखते हैं। इसका विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित इससे क्या उपबंध है। तो राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है हमारे यहाँ का। बात समझिएगा आप लोग, केवल समझ लीजिए, रटने की जरूरत ही नहीं है। ये नहीं कि हम किताबी भाषा में ही समझें तभी बेहतरीन है। आप अपनी भाषा में समझ लीजिए, जैसे भी आपको बेहतरीन समझ में आ जाए। किताबी भाषा से किताब में समझिए या आपको जिस तरीके से भी समझ में आ जाए, केवल समझने की जरूरत है। कहता है कि राष्ट्रपति भाई अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों से कार्य करवाएगा, स्वयं तो करेगा नहीं। और भारत का वो सर्वे सर्वा है, हमारे संघीय कार्यपालिका का सर्वप्रमुख है। तो अगर वो स्वतः कार्य करना शुरू कर देगा तो शायद कुछ गलती भी हो सकती है। अगर वो सभी लोगों को साथ लेके चलेगा तो गलती होने के कम चांसेस बनेंगे, देश का विकास होगा, जो आम जनमानस है उसका भला होगा। तो इसके लिए क्या किया गया? अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल की व्यवस्था किया गया। राष्ट्रपति अपने कृत्यों में सलाह देने के लिए, जो राष्ट्रपति है, अब राष्ट्रपति देखिए स्वयं अगर कार्य करेगा तो हमने कहा ना गलती होने के चांसेस बने रहते। भाई एक आदमी अगर कोई कार्य करता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों से सलाह लेके कार्य करे तो गलती होने के कम संभावना बनी रहती है। तो हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने यही प्रावधान किया कि कोई भी एक अकेला व्यक्ति अगर कार्यभार ग्रहण कर रहा, कार्य चला रहा है तो गलती होने के चांसेस बने। इसको समाप्त करने के लिए क्या किया गया? मंत्रिमंडल की व्यवस्था कर दी गई और कहा गया कि राष्ट्रपति अपने कृत्यों, जो इसके कृत्य कार्य हैं, या राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका की शक्तियों के प्रयोग में अपने कृत्यों, या हम कह सकते हैं कार्यपालिका, भाई कार्यपालिका के सर्वे सर्वा है, तो कार्यपालिका के कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन अपने स्वेच्छा से नहीं करेगा। हम लोग जब इसको मंत्रिमंडल वाले मंत्रिपरिषद वाले में अनुच्छेद 74 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से इसका गठन होता है। तो राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका में सलाह देने के लिए, कार्यपालिका के कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है। अब मंत्रिपरिषद का गठन हो गया। इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?
तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति ऐसे थोड़े न किसी को उठा के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा देगा कि आप इस मंत्रिपरिषद के सर्वे सर्वा है। उसके लिए भी संविधान में उपबंधित किया गया, संविधान में उसका विस्तृत उल्लेख किया गया है। हम लोग उसको अगली क्लास में देखेंगे। तो यहाँ प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद का गठन करने के बाद प्रधानमंत्री प्रमुख बन गया। प्रधानमंत्री के साथ साथ जो संघ के अन्य प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति करता कैसे, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अब इसको व्यवस्था बना दिया गया कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका के शक्तियों में प्रयोग देने के लिए, जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं उसको प्रयोग करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। अब मंत्रिपरिषद का इसने तो गठन कर दिया, प्रधानमंत्री प्रमुख हो गया। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। बिल्कुल 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति अपने कृत्यों में, अपने कार्यपालिका की कार्रवाई में ऐसी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों के प्रयोग में, राष्ट्रपति जो है अपने कृत्यों के प्रयोग में ऐसी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। कैसी सलाह के अनुसार? जो मंत्रिपरिषद सलाह देती है उसी अनुसार यह कार्य करेगा। लेकिन थोड़े समय के बाद यह महसूस हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि पुनः मंत्रिपरिषद के विचारधारा को इसके ऊपर थोप दिया जा रहा है। अगर राष्ट्रपति भी अपनी बात कुछ ना कुछ रखे तो ज्यादा बेहतर होगा। भाई वो भी कुछ सलाह दे दे, बेशक वो कार्य करे मंत्रिपरिषद के अनुसार ही, लेकिन उसकी भी कुछ ना कुछ सुनी जानी चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया? 44वां संविधान संशोधन किया गया। 44वां संविधान संशोधन किया गया। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, 42 तो 44, 76 2 78, अर्थात 2 वर्ष का गैप है इसमें। तो यहां क्या कहता है? 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या प्रावधान किया गया? कहता है कि मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, बिल्कुल वैसे ही करेगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा उपबंधित किया गया, मंत्रिपरिषद की सलाह को, जो राष्ट्रपति है मंत्रिपरिषद की सलाह को साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकता है। जो इसने सलाह दिया, किसने दिया? मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दिया उस पर राष्ट्रपति साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकता है। क्या कर सकता है? कि पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकता है कि भाई इसमें अगर ये सुधार कर दिया जाए तो जनता के लिए और अच्छा हो जाएगा, या इसमें ये परिवर्तन कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इसको अगर ऐसे जो बना दिया जाए या इसमें ये चीज़ जोड़ दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा आम जनमानस के लिए। तो ऐसी सलाह में जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की जो सलाह है उस पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकता है। यहाँ क्या था 42वें संविधान संशोधन में कि जो अपने कृत्यों का प्रयोग है राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार ही करेगा। वहां था कर सकता नहीं, करेगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जो राष्ट्रपति है मंत्रिपरिषद की सलाह पर साधारणतया या पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकता है। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के पश्चात पुनः सलाह दे दे, मंत्रिपरिषद जो है पुनर्विचार, भाई इसने अपेक्षा कर लिया कि आप पुनर्विचार करिए, तो मंत्रिपरिषद ने क्या किया? उस पर पुनर्विचार किया और पुनः राष्ट्रपति को सलाह दिया तो राष्ट्रपति उनसे उसके अनुसार कार्य करेगा। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में प्रावधान किया गया कि जब पुनर्विचार के पश्चात मंत्रिपरिषद पुनः सलाह देगी तो राष्ट्रपति उसके अनुसार कार्य करेगा। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के पास पावर है कि एक बार वो वापस कर सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद ने पुनः अगर उसको वापस राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृति दे देगा, उस पर हस्ताक्षर कर देगा। यहां से पेपर में प्रश्न पूछता है कि जो राष्ट्रपति है मंत्रिपरिषद उसे सलाह देती है तो यह क्या न्यायालय में विचार योग्य है, न्यायालय में विचाराधीन हो सकता है कि नहीं? तो यहाँ पर यह न्यायालय में विचाराधीन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में जाके या किसी भी कोर्ट में जाके आप उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते हैं कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद ने सलाह दी या नहीं दी, दी तो फिर क्या दी,
ऐसी किसी भी बातों पर विचार नहीं किया जाएगा। अब आप लोगों ने देखा है कि राष्ट्रपति तो राष्ट्र के प्रमुख जो होते हैं उनकी नियुक्त करता है, लेकिन बेसिकली करता कौन है? तो करता कौन है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। करती कौन है? मंत्रिपरिषद करता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन है? तो प्रधानमंत्री है। लेकिन यहां पर जितने भी नाम चलेंगे कि जो प्रमुख व्यक्ति है, जैसे राज्यों के राज्यपाल हो गए या मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, चुनाव आयुक्त हो गए, जो भी हैं, इनकी नियुक्तियां मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाएगा। लेकिन नाम किसका चलेगा, किसके नाम पे किया जाएगा? तो वो राष्ट्रपति के नाम पे किया जाएगा। इसको भी संविधान में स्पष्ट उल्लिखित कर दिया गया कि कार्य जो करेगा राष्ट्रपति करेगा, सलाह पर किसके करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। लेकिन नाम से किसके होगा? तो ये राष्ट्रपति के नाम से ही नियुक्तियां होंगी। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 77 का उपबंध जोड़ा गया, उपबंधित किया गया। अनुच्छेद 77 अनुच्छेद में क्या वर्णित है? कहता है भारत सरकार की सभी कार्यपालिका की कार्रवाई, भारत सरकार की जो सभी कार्यपालिका की कार्रवाई है, कार्यपालिका की कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से होगी। जितनी भी नियुक्तियां होंगी बेशक मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाए, लेकिन नाम से किसके होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। भारत सरकार की सभी कार्यपालिका की कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से होंगे। ये अनुच्छेद 77 कई उपबंधों में वर्णित है। तो अनुच्छेद 77 के 1 में ये वर्णित था। अनुच्छेद 77 का 2 जो है, इसमें से पेपर में प्रश्न बनने के चांसेस कम रहते हैं, इसलिए हम इसको नहीं देखते हैं। अनुच्छेद 77 का 3 में क्या कहता है? राष्ट्रपति सरकार की कार्यपालिका की कार्यवाही को, राष्ट्रपति जो है भारत सरकार के कार्यपालिका की कार्रवाई को अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए, राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यपालिका के कार्यवाही को अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और उक्त कार्यों का, जो राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यपालिका की कार्रवाई को अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बना सकता है या नियम बनाएगा। क्या करेगा? मंत्रियों में उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बना सकता है, नियम बनाएगा। अब राष्ट्रपति नियुक्तियां कौन कौन सा करता है? इसमें जो है राष्ट्रपति करता है एससी, एसटी, ओबीसी आयोगों की नियुक्त करता है, आयोगों की नियुक्त करता है। और कौन किसका करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और इसके सदस्यों की भी नियुक्त राष्ट्रपति ही करता है, सदस्यों की भी नियुक्त राष्ट्रपति ही करता है। और किसके करता है? कैग, मुख्य चुनाव आयुक्त, या अन्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायवादी, राज्यों के राज्यपाल, और संघ शासित क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित क्षेत्र के जो उपराज्यपाल होते हैं, किसकी? उपराज्यपाल, इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वैसे राष्ट्रपति और भी नियुक्तियां करता है। हम लोग इसको देखने के लिए, समझने के लिए हम लोगों ने इसको देखा कि इन प्रमुख नियुक्तियों को राष्ट्रपति करता है। करता किसकी सलाह पर है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। लेकिन अनुच्छेद 77 में क्या कहा गया कि भारत सरकार की सभी कार्यपालिका की कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से होगी। तो
तो नियुक्तियां ये कर रहा कौन? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर रहा है। कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही ये नियुक्तियां की जा रही हैं। देखते हैं कि इसके अलावा भी राष्ट्रपति को कौन कौन से और अधिकार मिले हैं। तो अनुच्छेद 78 हम देखते हैं। अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को संघ के मामले में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। किसके मामले में? संघ। संघ का मतलब केंद्र। हमने पहले बताया था ना, संघ का अर्थ केंद्र। संघ के मामले में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। कौन सा सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो प्रशासनिक कार्य या विधायिक प्रस्तावों से संबंधित समस्त जानकारी। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। तो ये जो समस्त जानकारी है किससे मांगेगा? प्रधानमंत्री से मांगेगा। भाई सबसे तो मांगे कहेगा नहीं कि भाई मंत्री जी आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए। भाई मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है। तो कहता है राष्ट्रपति संघ के मामले में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो वह प्रशासनिक कार्यों, विधायिक प्रस्ताव से जो प्रस्ताव है उससे संबंधित जो भी जानकारी हो प्रधानमंत्री से मांग सकता है और प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को देना भी पड़ेगा। प्रशासनिक कार्य हो या विधायिक प्रस्ताव है, इससे संबंधित जो भी जानकारी, उससे संबंधित जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांग सकता है और प्रधानमंत्री को देना भी पड़ेगा। इसमें आगे जो है अनुच्छेद 78 का 2 वर्णित है। ये अनुच्छेद 78 का 1 था, अनुच्छेद 78 का 2 है। अनुच्छेद 78 का 2 क्या कहता है कि यदि कोई निर्णय मंत्री द्वारा लिया गया हो, कोई भी निर्णय जो है ये मंत्रियों द्वारा लिया गया हो। भाई निर्णय मंत्रियों द्वारा लिया जाता है क्योंकि जो मंत्री होते हैं अपने अपने विभागों के प्रमुख होते हैं। बेशक वो राष्ट्रपति से सलाह मशविरा करके, प्रधानमंत्री से सलाह मशविरा करके ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी। विधायिक प्रस्ताव जो है विधि तभी बनेगा, कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति उसे स्वीकृति दे देगा। लेकिन जो विभागों के मंत्री होते हैं वो विधि से संबंधित प्रपोजल प्रस्तुत करते हैं। तो क्या कर रहा है कि यदि कोई निर्णय मंत्रियों द्वारा लिया गया हो लेकिन वो मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित ना हो, क्या ना हो? मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित ना हो। अगर वो मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित नहीं है, अगर मंत्रिपरिषद द्वारा ये अनुमोदित नहीं है निर्णय, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ऐसे किसी भी प्रस्ताव का जो है मंत्रिपरिषद ने उसको अनुमोदित नहीं किया तो राष्ट्रपति क्या कहेगा? प्रधानमंत्री से इसका प्रतिवेदन आप भेज दीजिए। निर्णय मंत्रियों ने लिया लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित नहीं है, ऐसे किसी भी प्रस्ताव का जो प्रस्ताव है उसका प्रतिवेदन कह सकता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से आप हमारे पास भेजिए। इसके अलावा भी राष्ट्रपति से संबंधित काफी अधिकार हमारे संविधान में वर्णित है। हम लोग इसको आगे देखते हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रपति को और भी शक्तियां हैं कि जो संसद के दोनों संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है या अध्यादेश जारी कर सकता है। जो भी अधिकार है हम लोग कल की क्लास में देखते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही।